हाय एवरीवन। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रिमोट सेंसिंग सीरीज़। तो इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सब कुछ वन बाय वन अलग अलग वीडियोस में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इन सभी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी रिमोट सेंसिंग नाम से। उसके अंदर आपको ये जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअली मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप आइए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे रिमोट सेंसिंग का, वो इसी टॉपिक में होगा, इसी वीडियो में होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और सॉइल और वेजिटेशन के साथ उसका इंट्रैक्शन कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स को, किस किस टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कि स्पेस में होते हैं, एयर में होते हैं या ग्राउंड बेस्ड भी होते हैं। फिर रिमोट सेंसिंग का सिस्टम पढ़ेंगे कि वो कैसे एक्टिव और पैसिव टाइप की होती है। फिर बीच में माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग भी होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर सेंसर्स कौन कौन से किस टाइप के सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं रिमोट सेंसिंग में। फिर हम रेडिएशन के यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और लॉज ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे, वो कौन से 4 टाइप्स ऑफ रेडिएशन के मेन लॉज होते हैं। फिर उसके अलावा जो 1-2 लॉज और भी एक्स्ट्रा होते हैं जो कि रेडिएशन में हमें ज़रूरी है पढ़ना। फिर स्कैटरिंग क्या होती है, उसके लॉज क्या होते हैं। फिर इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगे जैसे कि रिफ्लेक्शन, और उसमें रेडिएशन में जैसे ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन, एमिटेंस, ये टर्म्स क्या होते हैं और इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रेडिएशन के कुछ 2 टाइप्स भी होते हैं जैसे कि डिफ्यूज़ और स्पेक्युलर रेडिएशंस, ये क्या होते हैं और इनका क्या एप्लीकेशंस होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर स्पेक्ट्रल इंडाइसिस क्या होता है और क्या इनके फॉर्मूलाज हैं और इसको किस तरह किस किस जगह इसको यूज़ किया जाता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स को, किसके सिग्नेचर्स ऑफ नेचुरल टारगेट, जो भी नेचुरल टारगेट जैसे स्नो हो गया या फिर लीफ हो गई, वाटर हो गया, इनके क्या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स होते हैं और उनकी जो फिजिकल बेसिस क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है सैटेलाइट के द्वारा, वो उसमें अलग अलग रेजोल्यूशन होते हैं। टेम्पोरल हो गया, स्पेक्ट्रल हो गया, रेडियोमेट्रिक हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर सिमुलेशन मॉडल्स क्या होते हैं और क्या क्या टाइप्स हैं उनके, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सैटेलाइट्स को हम डिस्कस करेंगे कि ये सैटेलाइट्स क्या होती हैं और कैसे इसको, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन सी अभी एट प्रेजेंट यूज़ हो रही है। फिर उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उस सैटेलाइट्स के, वो सब डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स जो हमको लगेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो सब भी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रिमोट सेंसिंग का एक तरीके से हम पूरा जो भी है इसके रिलेटेड टॉपिक्स, और अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स भी अगर छूट गए हैं तो उसको भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो उस टॉपिक को भी हम इंक्लूड कर देंगे सीरीज़ में जो मैंने आपको दिखाए इन टॉपिक्स के अलावा। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। इस रिमोट सेंसिंग सीरीज़ का जो ये फर्स्ट लेक्चर है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग, हम उसे स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप नीचे जो भी टॉपिक्स देख रहे हैं इसके वीडियोस भी अपलोड होते रहेंगे, जिसे आप रिमोट सेंसिंग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये रिमोट सेंसिंग क्या होती है, ये रिमोट सेंसिंग समझने से पहले आप एक वर्ड को समझिए, वो है कि रिमोट। अब रिमोट तो हम सबको पता है क्या होता है। फॉर एग्जांपल टीवी के रिमोट की अगर हम बात कर लें तो हमको ना जाकर टीवी पे टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने कंफर्ट जोन पे एक जगह पर बैठे हुए उसी से कंट्रोल कर लेते हैं टीवी को। मतलब उसको फिजिकली उसको वहाँ पे टच करने के बिना ही हम उस टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली यूजिंग द रिमोट। तो वही होता है रिमोट, और वही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है रिमोट सेंसिंग में। ये एक साइंस है जिसमें जो अर्थ का सरफेस है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एक्वायर किया जाता है विदाउट बीइंग फिजिकली कांटेक्ट। वहाँ पर फिजिकली आपको प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, मतलब जो सैटेलाइट होते हैं उस पर कुछ सेंसर्स होते हैं। फिर जैसे कि हमने अभी देखा कि हम कौन सा भी जैसे एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग भी आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या होता है, 2 सोर्स होते हैं, या तो सन होता है या फिर जो सैटेलाइट है उसके खुद के अंदर ही एनर्जी का सोर्स होता है।
तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भेजा जाता है। अगर सन सोर्स नहीं है तो एक्टिव में जो रेडिएशंस उसको भेजा जाता है, और फिर वो जब सेंस बैक करेगा तो उस डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसमें प्रोसेसिंग और सब कुछ किया जाता है। फाइनली हमको जो है आउटपुट मिलता है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमको, वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू होता है। अब जैसे कि आपको रिमोटली ज़रूरत क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी जंगल या किसी मार्शी लैंड का जाकर आपको पता लगाना है कि इसके अंदर कितना लैंड कैसा क्या है। तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर इंसानों का एकदम डायरेक्टली पहुँचना ज़रूरी नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर हम पहुँच भी गए तो हम एक बार गए और वापस आ गए, हमको तो कंटिन्यूस डेटा चाहिए ना। तो वैसे ही उसी टाइम पे हम सैटेलाइट्स का यूज़ करेंगे ताकि हमको कंटिन्यूस डेटा मिलता रहे। तो इन सब चीज़ों में अलग अलग ये कॉन्सेप्ट में रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया जाता है। और ये बेसिक प्रिंसिपल किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। जो उसका नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो इसी पे होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें सेंसर्स होते हैं और इसमें प्लेटफॉर्म्स होते हैं। प्लेटफॉर्म्स क्या हो गया, जैसे कि सैटेलाइट जो हो गया वो एक प्लेटफॉर्म हो गया। वो कहाँ पर है, स्पेस में है, तो वो स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म हो गया। फिर वहीं अगर हमको ग्राउंड पे चाहिए तो हमने कोई टावर लगा दिया, एंटीना लगा दिया, उस पर सेंसर लगा दिया, तो उस लोकल एरिया का वो रिमोट सेंसिंग करता रहेगा। या फिर एयरप्लेन में हमने कोई सेंसर्स लगा दिए तो वहाँ से वो एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया का वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता रहेगा। तो ये जो सेंसर्स और प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैप्चर करने में। वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, एमिट करते हैं अर्थ सरफेस से, और जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करते हैं। ये कोर प्रिंसिपल्स क्या है रिमोट सेंसिंग के, कोर प्रिंसिपल यही है कि ये इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और अर्थ सरफेस पे। ये कुछ रेडिएशंस भेजता है और जब वो वापस से रिफ्लेक्ट होते हैं तो उसको उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे बैंड्स होते हैं। और बैंड्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें कुछ रेज होती हैं, जैसे कि माइक्रोवेव हो गई तो उसके अंदर भी बहुत सारे बैंड्स होंगे, जैसे PLS अलग अलग बैंड हो गए। वो हम चिंता मत करिए, आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। वो बैंड्स का पर्टिकुलर कुछ फंक्शन होगा, जैसे कि कोई क्लाउड पेनिट्रेट करेगा या फिर कुछ रेन रडार्स होंगे जो मॉइस्चर को डिटेक्ट करेंगे। तो उस हिसाब से अलग अलग इंटेंसिटी होगी इसकी। तो इंटरेक्शन होगा बेसिकली। अभी आप इतना याद रखिए, इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिसको आपको फिलहाल डाउट होगा कि यार ये क्या होता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आगे के टॉपिक्स में सब कुछ डिस्कस किया है, वो भी बहुत डिटेल में। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि ये सब आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो इंटरेक्शन होता है मैग्नेटिक रेडिएशन और अर्थ के सरफेस पे। वो कैसे होता है वो हम आगे जानेंगे। फिर इसमें एनर्जी है जो मेजर की जाती है सेंसर्स के द्वारा। फिर जो सेंसर्स ने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको इंटरप्रेट किया जाता है और उसके बाद उसकी एनालिसिस की जाती है। फिर इसके एडवांटेज क्या होता है, वाइड एरिया कवरेज। जैसे कि सैटेलाइट है वो आपके पूरे ग्लोब को कवर कर रही है। अगर आपने ग्राउंड पे कोई सेंसर लगाया तो मान लो आपने आपके फील्ड के ऊपर लगाया, वो सिर्फ आपका खेत देख पा रहा है। वहीं अगर आप स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो, सैटेलाइट का यूज़ कर रहे हो, तो आप समझिए पूरी ग्लोब, पूरी पृथ्वी को आप एक तरह से कवरेज कर पा रहे हो। फिर इनएक्सेसिबल एरिया, जैसे उन्होंने बताया था कि जहाँ पर बहुत हाई माउंटेन्स हैं, जहाँ पे हम रोज़ तो चढ़ नहीं सकते, जाके अगर चढ़ भी लिया तो इतना टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी। लेकिन वहीं जो सैटेलाइट है वहीं वो घूमती रहेगी और आपको कंटिन्यू डेटा देती रहेगी। लॉन्ग टर्म डेटा कलेक्शन होगा क्योंकि वो सैटेलाइट तो कंटिन्यू ऑर्बिट में घूम ही रही है ना, तो वो आपको रोज़ ही डेटा दे रही है, कंटिन्यूसली डेटा दे रही है। तो लॉन्ग टर्म डेटा कलेक्शन हो गया इसका। फिर रिमोट इसका ओवरव्यू क्या क्या होगा इसमें, ये एनर्जी सोर्स पर बेस्ड होती है, जैसे कि नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब सनलाइट खुद ही एनर्जी सोर्स है, और आर्टिफिशियल में जो रडार्स यूज़ किए जाते हैं वो एनर्जी के सोर्स होते हैं। जैसे एक्टिव अगर रडार्स का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे सन एनर्जी का सोर्स नहीं है, और जो खुद ही अपनी एनर्जी का सोर्स है, मतलब जो रडार्स हैं वो खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भेजेंगे अर्थ की सरफेस पर और फिर उसे ही वापस लेके डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो इसमें एक फ़ायदा क्या है कि अगर सन इसका सोर्स नहीं है तो हम इसको सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम इसको कभी भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, रात में भी हम इसमें डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। फिर जो पैसिव होता है वो मतलब सनलाइट पे डिपेंड है, वो सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसको बोलते हैं पैसिव या फिर नेचुरल। इसमें ऑप्टिकल इमेजिंग मतलब ये जो विजिबल लाइट है उसका यूज़ करके, ये जो भी लाइट्स या रेज हैं उसका यूज़ करेंगे
इस रिमोट सेंसिंग में। फिर प्लेटफॉर्म्स इसके 3 टाइप के होते हैं, ग्राउंड, एरियल और सैटेलाइट। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंसर्स ही क्या करते हैं, जो एनर्जी इसने रिफ्लेक्ट की है या एमिट की है उसको सेंस कर लेंगे। फिर उसका डेटा का प्रोसेसिंग होगा और फिर एनालिसिस होगा, फिर उसको सही करेंगे डेटा को, और फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन होगी। ट्रांसमिट जो रो डाटा जो है वो ग्राउंड सिस्टम पे भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद उस डेटा की प्रोसेसिंग होती है ताकि उसको यूज़फुल, क्योंकि वो उसमें तो रॉ डेटा है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होगी जो हमको नहीं चाहिए, कुछ अननेसेसरी एलिमेंट्स भी होंगे, तो उसको पूरी तरह से प्रोसेसिंग की जाएगी और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर एंड यूज़, एक बार वो कन्वर्ट कर दिया उसके बाद उसको एंड यूज़र्स के लिए एप्लीकेशन में यूज़ किया जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसके बहुत सारे यूज़फुल हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग की जाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो रिलीज़ की जाती है, उसका डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू ही कलेक्ट करते हैं, रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही कलेक्ट करते हैं। वेदर प्रिडिक्शन अगर आपको दे रहे हैं कि यार बारिश होने वाली है, या फिर यहाँ पर साइक्लोन का पता चलता है कि यार यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो साइक्लोन हिट करने का भी चांसेस हैं, फ्लड आने वाली है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट करते हैं, रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही हम कलेक्ट करते हैं। फिर वही एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन है। ये मॉनिटर करती है क्रॉप के ग्रोथ को, कोई क्रॉप्ड एरिया है उसको एस्टिमेट करेगी, जैसे कि मान लो कि सोइंग की है, ऊपर सैटेलाइट की इमेज हमने देखी कि कहाँ कहाँ पर सोइंग हुई है, तो उस हिसाब से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि यार इस साल इतना प्रोडक्शन हो सकता है। फिर मॉनिटर क्रॉप ग्रोथ को कैसे मॉनिटर करेगी, वो हम देखेंगे कैसे वो स्पेक्ट्रल बैंड्स यूज़ करके, स्पेक्ट्रल इंडाइसेस यूज़ करके, एनडीवीआई अगर आपने पढ़ा हो, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेटिव इंडेक्स, तो कैसे वो हेल्दी वेजिटेशन और अनहेल्दी वेजिटेशन में डिफ्रेंशिएट कर देती है यूजिंग द रेड लाइट और इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड जो रेज होती है उसको यूज़ करके वो इंडाइसेस से हम कैसे क्रॉप ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को फोरकास्ट करना, सॉइल की मैपिंग करना। अलग अलग बैंड्स होते हैं जो कि फंक्शन होता है जो कि सॉइल के मॉइस्चर को भी डिटेक्ट कर सकता है, उसकी मैपिंग भी कर सकता है। जैसे कि जो एग्रीकल्चर होता है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, वो किस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता है, वीआरटी, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। अभी तो क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि ये एक फील्ड है, तो इस पूरी फील्ड को हम एक सिंगल यूनिट ही कंसिडर करते हैं, लेकिन वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसको जो पूरी फील्ड है ना उसको हेट्रोजीनस कंसिडर किया जाता है। कि आप खुद भी मान सकते हैं कि जैसे कि एक फील्ड का एक कॉर्नर है, ये थोड़ा अलग होगा, आप अगर देखें भी उसको विजिबली भी तो भी आपको पता चलेगा यार ये और ये इसमें कुछ तो अंतर है। तो वैसे ही होता है कि इसकी जो फर्टिलिटी है वो थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, इसकी फर्टिलिटी कुछ और हो सकती है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर कम हो सकता है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में ना इन सबको हेट्रोजेनस यूनिट की तरह माना जाता है और उनको उसी तरह से उसको कंसिडर किया जाता है। अगर इस कॉर्नर में नाइट्रोजन सफिशिएंट है तो हमको ना इसी कॉर्नर में देना है, पूरे खेत में देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह से जो सॉइल है उसकी मैपिंग की जाती है, उसकी मॉइस्चर कंडीशन का असेसमेंट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो आगे के ऑपरेशंस हैं उनको प्लान किया जाता है। तो ये ऐसे ही, जैसे ये एक एग्जांपल हो गया कि मॉइस्चर हो गया या फर्टिलाइज़र हो गया, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। वो सब किसकी हेल्प से करते हैं, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से ही करते हैं। इरिगेशन और ड्रेनेज का असेसमेंट कर दिया। फिर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक ये खेत का कॉर्नर है, यहाँ पर ना किसी पेस्ट ने अटैक कर दिया, तो इसको भी मॉनिटर करेंगे। ये सब सेंसर्स के हेल्प से हम करेंगे। और जैसे ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स होते हैं अगर, तो वो ज़्यादा डिटेलिंग में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि वो बिल्कुल पास है अर्थ से। फिर फ्लड की मैपिंग कर दी, डैमेज का असेसमेंट कर दिया, अगर सूखा पड़ने वाला है तो वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। उसके अलावा लैंड यूज़ कवर मैपिंग, वेस्टलैंड की मैपिंग, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मॉनिटरिंग होंगी, लैंड यूज़ कवर मैपिंग, फॉरेस्ट कवर की कितना है कि यार यहाँ पर पहले तो पेड़ दिखते थे, अभी हमको जो दूसरी इमेज है उसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पहले इतने सारा बहुत घना जंगल था, अब हमको दिख रहा है कि 1-2 पेड़ ही हैं। तो ये पहले की इमेज में ये हमने देखा, फिर उसको कंपेयर किया तो हमको पेड़ कम दिखे। तो इस तरह से हम मॉनिटर करेंगे या फिर मिलिट्री सर्विलेंस के लिए भी यूज़ करेंगे कि कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर नहीं होनी चाहिए लेकिन कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाई दे रही है हमको। तो ये सब चीज़ें रिमोट सेंसिंग से हम मॉनिटर करते रहते हैं। फिर वाटर रिसोर्सेज हो गया, वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया। फिर क्लाइमेट चेंज और वेरिएबिलिटी,
तो क्लाइमेट चेंज जो परमानेंट चेंज होते हैं ग्लोबल वेदर पैटर्न्स में, जैसे कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, वो सब भी इससे मॉनिटर करते हैं। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस भी आते हैं ना वेदर में, जैसे कि एल नीनो और ला नीना, ये आपने इस साल बहुत सुना होगा कि यार इस साल का जो हमारा मानसून होने वाला है वो ला नीना होने वाला है। जैसे कि जब ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो किससे होगी, वो ला नीना से होगी। और अगर हमारे यहाँ पर इंडिया में कम बारिश हुई तो उस टाइम वो कौन सा मानसून है, एल नीनो। अब एल नीनो ला नीना भी हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में अच्छे से। एल नीनो में क्या होता है, जो पैसिफिक ओशन है उसमें वार्मिंग हो जाती है उसके वाटर में, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वेदर पैटर्न्स हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, और इसमें जो हमारे यहाँ तक बारिश आती है वो कम आती है। और ला नीना में क्या होता है, कूलिंग ऑफ पैसिफिक ओशन वाटर्स, जिससे कि अलग अलग वेदर एक्सट्रीम्स बन जाते हैं, जिससे कि रेनफॉल जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वैसे तो ये टॉपिक एग्रोमेट्रोलॉजी का है, तो जब हम वो पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये टर्म आ गया है तो हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि एल नीनो और ला नीना क्या होता है और इंडियन के मानसून में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो जैसे कि ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, और ये ईस्टर्न, इसके ईस्ट में ईस्टर्न पैसिफिक है, और यहाँ पर है वेस्टर्न पैसिफिक, एशिया है। यहाँ पर ही हमारा इंडिया, और यहाँ पर इसके वेस्ट साइड में ही क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी है। और यहाँ पर ईस्टर्न साइड में क्या है, साउथ अमेरिका, और इधर ही क्या है पैसिफिक ओशन में, पेरू कोस्ट, कि साउथ अमेरिका के ऊपर जो भी वार्म वाटर था उसको ट्रेड विंड्स उड़ाकर ले जाएंगे किस तरफ, ये वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ से, इसलिए जो वार्म वाटर होगा उसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो हाई हो जाएगा, और जो प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, और यही जो कंडीशंस है वो फेवरेबल होती हैं किसके लिए, हाई रेनफॉल के लिए। और क्योंकि वार्म जो भी एयर थी वो यहाँ से चली गई है, तो अब यहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, वार्म विंड के चले जाने से टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ा कि टेम्परेचर अब कम हो जाएगा, और जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, अपवेलिंग होगी। अपवेलिंग क्या होती है कि यहाँ से जो अब नीचे जो ठंडा पानी है ओशन का वो ऊपर आएगा मिनरल्स के साथ, तो इससे फिशरीज के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन रेनफॉल यहाँ पर कम होगी। तो ला नीना में क्या होगा कि यहाँ पर रेनफॉल कम होगी और इंडिया में रेनफॉल ज़्यादा होगी। और एल नीनो में इसका अपोजिट होता है। एल नीनो में क्या होता है, इसकी जो गर्म हवाएं होती हैं वो आ नहीं पाती हैं यहाँ तक। जैसे जो ठंड का टाइम मान लो यहाँ पे एक्सट्रीम ठंडी है तो यहाँ पर वार्म विंड होंगी ही नहीं, तो जो ट्रेड विंड्स है उसको उड़ाकर यहाँ पर लेकर ही नहीं आ पाएंगी। और हमको पता है रेनफॉल, ये जो विंड है वो कैसे मूव करती है, वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करती है। या फिर अगर इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम बोले तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ये मूव करेंगी, जो कि एल नीनो के टाइम पे नहीं हो पाएगा। ठंडी होगी, उसका टेम्परेचर कम होगा और उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो इंडिया की तरफ नहीं आ पाएंगे। इसलिए इंडिया के लिए कौन सा मानसून अच्छा है, तो वो है ला नीना। तो यही हमने समझा कि जो एल नीनो का इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, वीक मानसून होगा इंडिया में, वो क्यों होगा हमने भी समझ लिया। और जो ला नीना होता है वो इन्हांस कर देगा मानसून को। कभी कभी इसमें जैसे कि फ्लड्स भी आ जाती हैं, इतना ज़्यादा मानसून हो जाता है। तो हम ये थोड़ा एल नीनो ला नीना में चले गए थे, हम वापस आते हैं हम रिमोट सेंसिंग का इंट्रोडक्शन पे। वो टॉपिक आ गया था इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स कौन से होते हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट वो इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि सारे रिमोट सेंसिंग ऑपरेशंस को देखता है।
फिर NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जो कि हैदराबाद में है, ये इंटीग्रेट करता है सैटेलाइट डाटा को एप्लीकेशन में, मतलब डेटा जो कलेक्ट किया उसको एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। देन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, जो कि अहमदाबाद में है, इसरो का ही ये एक यूनिट है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करता है। दैन इसके अलावा भी कुछ सेंटर्स होते हैं जो कि स्टेट के पर्टिकुलर सेंटर्स होते हैं रिमोट सेंसिंग के, जो कि रीजनल डेटा को प्रोवाइड करते हैं, उसकी एप्लीकेशन भी करते हैं। इससे रिलेटेड और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिमोट सेंसिंग में इन्वॉल्व है, तो ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और स्टेट की जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सब। फिर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या होती हैं रिमोट सेंसिंग में, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। हाइपर स्पेक्ट्रल मतलब एक से ज़्यादा बैंड्स का स्पेक्ट्रम का यूज़ करना, तो वो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग होती है। ये क्या करता है, कैप्चर करता है नैरो बॉन्ड बैंड्स को, और ये यूज़फुल होता है मिनरलॉजी और वेजिटेशन की हेल्थ के लिए। जैसे स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं ना, जैसे कि कुछ मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड होता है, मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड में क्या होगा, 3 से लेके 10 बैंड्स होंगे, और वही जो हाइपर स्पेक्ट्रल बैंड्स है उसमें 200 से भी ज़्यादा बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जिसका एग्जांपल है हाइपर स्पेक्ट्रल बैंड का हाइसिस, एवरेस्ट, EO1, ये सब सैटेलाइट के, ये उसके अंदर इतने बैंड्स हैं इन सैटेलाइट्स के अंदर। और मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स के जो एग्जांपल हो जाएंगे वो IRS, लैंडसैट, स्पॉट, ये सब जो सैटेलाइट्स हैं उसमें मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं। तो जितने ज़्यादा बैंड होंगे उतनी बेटर हमको डिटेल, उतना ज़्यादा हम एप्लीकेशन होगा उसका, उतनी ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर सिंथेटिक अपर्चर रेडार क्या होता है, ये रडार जो भी होगा ना वो पेनिट्रेट कर पाएगा क्लाउड्स को, और ये क्या हो जाएंगे, ये खुद ही, हमने पढ़ा था ये खुद ही सोर्स होते हैं। तो ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग में यूज़ करते हैं हम रडार्स को, ये क्लाउड्स को भी पेनिट्रेट कर पाते हैं, और ये सरफेस डिफॉर्मेशन को मेजर करता है। जैसे कि जो स्मॉल वेवलेंथ की लाइट्स होंगी वो क्लाउड्स या इनको पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं और वो स्कैटर हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं। लेकिन इस जैसे माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जो है उसमें वो लॉन्ग वेवलेंथ की है, तो वो पेनिट्रेट कर जाएगी क्लाउड्स को। इसके अलावा लिडार मतलब लेज़र बेस्ड 3D मैपिंग कर सकते हैं हम, जो भी टेरेन या वेजिटेशन कैनोपी होती है, जो भी ऐसे होता है ना, उबड़ खाबड़ ऐसी कुछ जगह हो गई, माउंटेन हो गया, इन सबको हम 3D मैपिंग कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर AI और ML का इंटीग्रेशन करना, जिससे कि हम डेटा क्लासिफिकेशन को ऑटोमेटिकली डेटा को क्लासिफिकेशन कर पाएँ, ताकि हमको मैनुअली एक एक इतना क्लासीफाई ना करना पड़े। AI का क्या एप्लीकेशन है हम सबको पता है, तो AI का इसको इंटीग्रेट करना डेटा क्लासिफिकेशन करने के लिए, ताकि वो और प्रिसाइज और ज़्यादा जल्दी हो सके। फिर ये प्रोसेस कैसे होता है डेटा, पहले रो डाटा को कलेक्ट किया जाता है सैटेलाइट्स के द्वारा, उनमें जो भी सेंसर्स लगे होते हैं, सैटेलाइट हो गया, एयरबोन हो गया, उसमें जो भी सेंसर्स हैं वो डेटा को कलेक्ट करेगा। फिर उसमें प्री प्रोसेसिंग होगी, जैसे कि कुछ भी करेक्शन करना हो, कि रेडियोमेट्रिक या जियोमेट्रिक जो भी करेक्शन होता है वो करेक्शन किया जाता है उस डेटा का जो कलेक्ट किया है हमने। फिर उसकी इमेज के फॉर्म में उसने अगर वो किया है तो उसको एनहांस करेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट उसने डेवलप किया है कि मान लो यहाँ पर वेजिटेशन है और यहाँ पर वाटर बॉडी है, तो ये इसको ना कुछ अलग कलर में दिखाएगा, इसको कुछ अलग कलर में दिखाएगा, लेकिन हो सकता है कि इसके बीच में कुछ हो तो वो ये इसके आसपास का कलर दिखा दे। तो वही प्रोसेसिंग करेंगे कि इसको इन्हांस करेंगे, कॉन्ट्रास्ट जो है बढ़ाएंगे इसका, ताकि हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। फिल्टर्स लगाएंगे तो इमेज का इन्हांसमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई कर देंगे कि यार ये यहाँ पर वेजिटेशन है, यहाँ पर वाटर बॉडीज़ है, यहाँ पर कुछ और है, तो ऐसे उसका क्लासिफिकेशन कर दिया और उसको एनालिसिस उसका किया जाएगा। सुपरवाइज्ड, ये क्लासिफिकेशन भी 2 टाइप का होता है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, और ऑब्जेक्ट के बेस पे इमेज का क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर उस डेटा का इंटीग्रेशन किया जाएगा। फिर जैसे कि हम GIS, GPS ये सब किया, ये सैटेलाइट से डेटा उसको कलेक्ट किया है, फिर ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको उसके साथ कंबाइन कर देंगे ताकि एडवांस एप्लीकेशन उसकी हो सके। जैसे कि उसको GIS में उसने सब डेटा इनको उसने स्टोर कर लिया, फिर उसकी एप्लीकेशन से हमको क्या मिलेगा, हम GPS को, हम तो एंड यूजर्स है ना, हमको तो एप्लीकेशन से मतलब है, तो वो एडवांस एप्लीकेशन है जैसे GPS, ये सब कैसे हुआ उसके पीछे ये सब
ये सब वर्क फ्लो था कि उसने डेटा को कलेक्ट किया, प्रोसेस किया, उसको इन्हांस किया, क्लासीफाई किया, फिर उसको जीआईएस के साथ कंबाइन किया, उसके बाद वो एप्लीकेशन हम तक पहुंची है जिसका हम यूज़ कर पाते हैं पोजीशनिंग के लिए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। फिर इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं रिमोट सेंसिंग में, जैसे कि टेक्निकल, कि सेंसर्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि अगर उसके अंदर कोई पर्टिकुलर बैंड है जो जिसका काम है कि वो मॉइस्चर डिटेक्ट करना, तो वो उसी काम को करेगा। फिर एटमॉस्फेयर का इंटरफेरेंस होता है, क्लाउड्स आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, पॉल्यूशन आ जाता है, जिसकी वजह से जो सेंसर्स हैं वो प्रॉपरली डेटा को कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन उसके लिए भी, ओवरकम करने के लिए भी बहुत सारा ओवरकम किया हुआ है और कंटिन्यूसली इसमें एडवांसमेंट होता रहता है। तो इन्हीं को काउंटर करने के लिए डेटा को मैनेज करना। अब इतना ज़्यादा डेटा सेट है, मतलब आपको समझिए कि पूरा एक हम ग्लोब कवर कर रहे हैं, तो वो कितना डेटा होगा, उसको स्टोरेज करना, रिट्रीवल करना एक बड़ा टास्क होता है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है उसको डेवलप करने की, एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, लॉन्चिंग और ये प्लेटफॉर्म्स, ये सब की कॉस्ट ज़्यादा होती है। और उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए, अब ये डेटा जैसे हमने कलेक्ट किया उसको प्रोसेस करना ऐसा आसान काम नहीं होता है, उसके लिए एक टेक्निकल और एफिशिएंट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है जो कि एडवांस टूल्स का यूज़ करके उसको बाइफरकेट कर पाएँ, उसको प्रोसेस कर पाएँ। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है रिमोट सेंसिंग के, कि ये जो भी सैटेलाइट्स हैं अभी जो बड़ी साइज़ की हुए हैं उनको छोटा किया जाएगा, मिनिचराइजेशन किया जाएगा, और आईओटी मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका घर पे फ्रिज है, तो उसमें ना कुछ सामान लगा हुआ है, वहीं अगर हम उसको आईओटी से इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो आपके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा और वो मोबाइल पे आपके जो भी आपकी सब्जियां पड़ी हुई हैं आपको ना वो रिकमेंड कर देगी, यार इस सब्जी से ना आप ये रेसिपी बना सकते हो। या फिर अगर आपका दूध खत्म होने वाला है तो आपको बता देगा कि दूध आपको खरीदना है। तो इस तरह से जो आईओटी का इंटीग्रेशन कर दिया जाता है रियल टाइम एप्लीकेशंस के साथ, तो इतना एडवांसमेंट है इस फील्ड में। सोचिए कितना प्रोग्रेसिव और कितना विजनरी ये टॉपिक है हमारा। रेजोल्यूशन की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, जो रेजोल्यूशन के टाइप्स हम पढ़ेंगे उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, क्वांटम सेंसिंग का यूज़ करना प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, और कमर्शियल सैटेलाइट प्रोग्राम को बढ़ाना जिससे कि रेवेन्यू भी जनरेट हो सके, कमर्शलाइजेशन करना सैटेलाइट्स का, और जिससे कि हमारे जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए बेटरमेंट होता है, जैसे कम्युनिकेशन बेटर होगा। हम ऐप पे देख सकते हैं यार कि वेदर प्रेडिक्शन क्या है, हम देख सकते हैं कि कहाँ पे साइक्लोन आ रहा है। तो ये सब जो है इसको बढ़ावा देना, एक्सपांड करना। तो इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि मॉडर्न साइंस जो फ्यूचर है वो हमारा टेक्नोलॉजी ही है, और उसका एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिमोट सेंसिंग। ये एड्रेस करता है ग्लोबल चैलेंजेस को, जैसे क्लाइमेट चेंज को, डिजास्टर मैनेजमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और इसरो के कंटिन्यूड एडवांसमेंट रहे हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में। और ये बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, इस ज़्यादा भी सैटेलाइट्स हैं और कंटिन्यू डेवलप होती रहती हैं सैटेलाइट्स। उसके कुछ एग्जांपल हैं GISAT, RISAT, कार्टोसैट। ये की सपोर्टिंग जो है जो इंडिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर रही हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं हम कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है, जो डेटा को कलेक्ट करती है बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में होके, जो भी टारगेट एरिया है उसके डेटा को कलेक्ट करती है। इंडिया का पहला ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा है? IRS-IA, इंडियन रिमोट सेंसिंग, IRS का मतलब। कार्टोसैट सीरीज का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ये हाई रेजोल्यूशन की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका यूज़ है अर्बन प्लानिंग करना और इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करना। फिर इसरो सैटेलाइट जो रियल टाइम इमेज देती है सब कॉन्टिनेंट के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, तो GISAT। फिर एल नीनो और ला नीना ये हमने डिस्कस कर लिया कि वार्मिंग ऑफ पैसिफिक वाटर्स, जिससे कि वीक मानसून होगा तो एल नीना, स्ट्रॉन्ग मानसून होगा तो ला नीना। फिर स्टैटिस्टिकल रेग्रेशन, कौन सा मॉडल यूज़ करता है स्टैटिस्टिकल रेग्रेशन को क्रॉप ईल्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए वेदर के बेसिस पे? तो वो स्टैटिकल मॉडल्स होते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसोर्स सेट? इस रिसोर्स सेट सैटेलाइट और ये जो सीरीज़ है, मतलब इसकी एक ही सैटेलाइट नहीं है, जैसे एक सैटेलाइट बनाई फिर उसको इन्हांसमेंट करके से एक बनाई, फिर जैसे मूवीज़ के नहीं पार्ट आते रहते हैं वैसे इन सैटेलाइट्स का भी इन्हांसमेंट, तो ये सीरीज़ आती रहती है। तो मॉनिटरिंग करना क्रॉप हेल्थ को और इन्वायरमेंट की कंडीशंस को। तो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन
अब जो भी टॉपिक्स मैंने आपको मेंशन किए थे उन टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस आगे आते रहेंगे, तो आप रिमोट सेंसिंग प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं।